आप सभी का हमारे YouTube चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आर के सैनी। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे पंचायती राज की, और पंचायत राज के संबंध में हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे, जिसमें 73वां संविधान संशोधन, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके थे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो इसके संवैधानिक संशोधन होने के बाद जो 73वां संविधान संशोधन जो संविधान में जोड़ा गया है, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, कौन कौन से इसमें आर्टिकल जोड़े गए थे और कैसे जोड़े गए थे, उसमें किस तरह के प्रावधान थे, उन सभी के बारे में हम विशेष तौर से या विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आप पेन और कॉपी लेकर। साथ में हम आज इसमें चर्चा करने वाले हैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स की, यानी कि दोस्तों आपके सामने ये समस्या आती होगी कि हम 243 आर्टिकल 243 से 243 तक आने या 243 ओ तक कैसे याद करें। तो दोस्तों इसकी एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी हम साथ के साथ चर्चा करते चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप शॉर्ट ट्रिक से वंचित ना हो। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पंचायत राज की। पंचायत राज जो शब्द उत्पत्ति हुई है इस पंचायत राज की, वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई है। बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक सिद्धांत दिया था, उसी को बाद में पंचायत राज के नाम से जाना गया था। तो दोस्तों पंचायत राज जो शब्द था वो मूल संविधान में नहीं था, ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो पंचायत राज जो अभी वर्तमान में जो संविधान के भाग 9 में है, तो क्या ये भाग 9 मूल संविधान में नहीं था? भाग 9 मूल संविधान में भी था, लेकिन उसकी जगह पंचायत राज किस तरह से रिप्लेस हुआ, हम थोड़ा सा इसके लिए बैकग्राउंड में चलते हैं और हमें इसके लिए चलना पड़ेगा 1956 में, 1956 में। यानी कि 1956 में एक्चुअली हुआ क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए 1956 से पहले जो भाग 9 था, उस भाग 9 में सभी राज्यों का विखंडन किया गया था, यानी कि राज्यों का बंटवारा किया गया था। यानी कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था, ए, बी, सी और डी। ये 4 राज्यों के रूप में सभी राज्यों को विभाजित किया गया था। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं जब हमने आर्टिकल 1 से 5 तक पढ़ा था। भाग 1 में जब हमने पढ़ा था तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तो जब 1956 में पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और नए तरीके से राज्यों का जब गठन हुआ, तो इस आर्टिकल 9 की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब आवश्यकता नहीं पड़ी तो एक 7वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 7वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, इस भाग 9 को यहाँ से हटा दिया गया, निरसित कर दिया गया, यानी कि संशोधित कर दिया गया, और वो स्थान क्या हो गया, रिक्त हो गया। ये 7वें संविधान संशोधन की जो धारा थी, वो धारा 29 के तहत ऐसा किया गया था। इस 29वीं धारा में 7वें संविधान संशोधन की धारा 29 के तहत ऐसा किया गया था। धारा 29 के तहत भाग 9 को हटा दिया गया था। फिर बात साहब भाग 9 फिर वापस कैसे आया? फिर क्या हुआ कि जैसे ही 24 अप्रैल 1993 को संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, संविधान में भाग 9 की जगह खाली थी, तो क्या किया इन्होंने, सीधा ही शिफ्टिंग कर दिया। कहाँ पे? भाग 9 पे, जो यानी कि 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8वीं, 9वीं और 10। 8, 9 तो 9 बीच में जगह खाली थी, तो जगह की जगह 9 की जगह इस भाग 9 के रूप में 73वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है, इससे संबंधित जो प्रावधान किए गए वो आर्टिकल 243 से
243 ओ तक किया गया, यानी कि 243 से 243 अना तक इसके प्रावधान किए गए। और इस आर्टिकल में जो कहा जा सकता है कि पंचायत राज में कुल आर्टिकल कितने हैं, तो ये टोटल आर्टिकल है कितने, 16 आर्टिकल है। एक एक आर्टिकल के बारे में हम विशेष तौर से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो पंचायत राज जो विषय है, ये पंचायत राज विषय किस सूची का विषय है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पंचायत राज किस सूची का विषय है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये पंचायत राज जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है, यानी कि पंचायत राज विषय पे जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, विधानसभा बनाएगी। यानी कि विधानसभा के द्वारा तय नियम यानी कि विधानसभा के द्वारा जो नियम तय किए जाएंगे उसी के अनुसार पंचायत राज का क्या किया जाएगा, नियमन किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा। तो राज्य सूची का विषय है ये, और राज्य सूची में इसका जो क्रमांक है वो क्या क्रमांक है, क्रमांक 5 पे स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायत राज का उल्लेख किया गया है। तो देखिए एक बार वापस दोबारा से, पंचायत राज का जो भाग 9 है वो पहले किस रूप से जाना जाता था, इसमें राज्यों का क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था, और पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया। और 7वें संविधान संशोधन की धारा 29 के तहत क्या किया गया, इसको भाग 9 को यहाँ से विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया। और उसके बाद 24 अप्रैल 1973 को जैसे ही 73वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 243 से 243 ओ की जो के संवैधानिक प्रावधान थे उनको भाग 9 में शिफ्ट कर दिया गया। और पंचायत राज में जो टोटल अनुच्छेद थे वो कितने थे, 16 अनुच्छेद थे। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, पहले जो पंचायत राज था, यानी कि जब इसको संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ था, यानी कि संवैधानिक प्रावधान नहीं दिए गए थे, ऐसे स्थिति में पंचायत राज कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 40 में था। यानी कि अभी भी आर्टिकल 40 में है, लेकिन ये डीपीएसपी का पार्ट है, तो ये राज्यों का कर्तव्य है कि वो इसे लागू करे, लेकिन ये राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में या किसी भी तरह से आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेल कर सकते हैं हमें, मेल आईडी, या फिर आप हमें ट्वीट कर सकते हैं। हमारी ट्विटर आईडी है @ThinkSmartStudy। तो सभी के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम आर्टिकल लेते हैं, आर्टिकल 243। आर्टिकल 243, तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 243। 243 की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 243 में जो प्रावधान है वो क्या है, डेफिनेशन, यानी कि क्या है इसमें, परिभाषाएं, परिभाषाओं का इसमें उल्लेख है, परिभाषाओं का उल्लेख, या ये हम कह सकते हैं कि परिभाषाएं। देखिए इसमें किस किस तरह की परिभाषाएं हैं। पहली जो इसमें परिभाषा दी गई है वो है जिले की परिभाषा। कौन सी, जिला, यानी कि जिला किसे कहा जाएगा, इसमें उल्लेख है। यानी कि किसी भी राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, किसी भी राज्य की जिले की बात यहाँ पे की गई है। इस जिले को इस तरह से परिभाषित किया गया है, न कि कोई जैसे मध्यकाल में जो मुगल काल में जो जिले होते थे उन सब जिलों की बात यहाँ पे नहीं की गई है। इसके बाद जो दूसरा शब्द है, दूसरा जो वर्ड दिया गया है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा को यहाँ परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा को पहले भी यहाँ पे क्या है, आगे वाले आर्टिकलों में भी इसको परिभाषित किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे इसका थोड़ा उल्लेख कर देता हूँ। ग्राम सभा का मतलब है कि जो पंचायत है उस पंचायत की सभी निर्वाचन सूची में
उल्लेखित या निर्वाचन सूची में जुड़े हुए लोग सभी किसके इससे हैं, ग्राम सभा के पार्ट है। यानी कि सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसके बाद में तीसरी जो शब्द दिया गया है वो है मध्यवर्ती स्तर। क्या है, मध्यवर्ती स्तर, जिसको हमारे जो राजस्थान है उसको पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। इसका भी आगे उल्लेख किया गया है। चौथा जो शब्द है इसमें जनसंख्या, जनसंख्या को इसमें परिभाषित किया गया है। और इसके बाद में है ग्राम शब्द को परिभाषित किया गया है, ग्राम। और इसके बाद जो छठा शब्द है पंचायत, पंचायत को परिभाषित किया गया है। और सातवां शब्द है पंचायत क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र। इन सभी को इसमें परिभाषित किया गया है। इन 7 शब्दों को इसमें परिभाषित किया गया है। जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, जनसंख्या, ग्राम, पंचायत, पंचायत क्षेत्र। तो इन सभी को इसमें परिभाषित किया गया है। तो मैं समझता हूं दोस्तों इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। आप इजी वे में इसको याद रख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, ये तो आप याद रख ही सकते हैं। इनमें इनको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आपको बस नॉलेज के हिसाब से इसको बता रहा हूँ। ठीक है, और जो आर्टिकल 243 है उसमें क्या दी गई है, इसमें इन सभी से संबंधित परिभाषाएं उल्लेखित की गई है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल है 243 ए, या हम कर भी कह सकते हैं इसको 243 ए या 243 कर, 243 के या फिर ए, हम दोनों ही तरीके से इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो उल्लेख है वो किसका है, ग्राम सभा का। किसका है, ग्राम सभा का। ग्राम सभा के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि ग्राम सभा किसको कहते हैं। यानी कि 18 वर्ष से आयु के सभी सदस्य, यानी कि ग्रामीण सदस्य, यानी कि उस पंचायत के सभी 18 वर्ष से ज्यादा वाले या 18 वर्ष आयु वाले व्यक्ति, यानी कि जो वोट देने में सक्षम हो, वयस्क हो, वो सभी किसके सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं या ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। देखिए, ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। अब ग्राम सभा की बात आती है साहब, ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा का गठन कैसे किया जाता है, इसे किस तरह से इसकी बैठकें होती है, उन सब के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। देखिए, पहली बात तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि पंचायत को वर्ष में 2 बार बैठकें करना आवश्यक। यानी कि एक वर्ष में 2 बार बैठकें करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और जो ग्राम सभा का जो संचालन किया जाएगा वो किन नियमों के तहत संचालन किया जाएगा, वो नियम है कि जो विधानसभा विधि के तहत जो नियमों को लागू करती है, उन नियमों के तहत ही क्या किया जाएगा, उन नियमों के तहत ही विधानसभा का संचालन किया जाएगा। यानी कि वर्ष में 2 बार बैठकें करना आवश्यक है, ऐसा प्रावधान है। कम से कम मिनिमम 2 बार तो होनी ही होनी चाहिए। और 2 बार होने के लिए कौन कौन सी है, इसके लिए जो निश्चित जो तिथियां की गई है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि उन तिथियों पे ही ग्राम सभाएं की जाए, लेकिन उसमें कुछ तिथियों का उल्लेख है। वो है, पहली जो तिथि है 15 अगस्त को ये बैठक रखी जा सकती है। दूसरी है 1 मई को ये बैठक रखी जा सकती है, जो 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी है 26 जनवरी को ये बैठक की जा सकती है। और जो चौथी जो तिथि है वो चौथी तिथि है 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी दिवस, गांधी जी के जन्म दिवस पे भी इसको रखा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ग्राम सभा है ये क्या है, पंचायत का प्राथमिक निकाय है। क्या है, प्राथमिक निकाय।
प्राथमिक निकाय हैं। दूसरी बात ये क्या है, कॉरपोरेट निकाय है। अब साहब बात यह आती है कि कॉरपोरेट निकाय क्या होता है, यहाँ पे भी दुविधा होगी कि कॉरपोरेट निकाय से क्या मतलब होता है। कॉरपोरेट निकाय का मतलब होता है कि ऐसी संस्था जिसका नियमन या नियमों का निर्धारण तो कौन करे, सरकार करे, यानी कि एक विधि के तहत उसके नियमों का निर्धारण करे और उसका जो संचालन है वो लोकल बॉडी करे, यानी कि वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वही उसका क्या करे, शासन में भागीदार हो। ऐसी बॉडी को कॉरपोरेट निकाय कहा जाता है। यानी कि नियमों का निर्धारण कौन करता है, सरकार करती है, या विधि के तहत नियमों का निर्माण होता है। यानी कि विधि के तहत चलने वाली ऐसी बॉडी जिसमें विधि के तहत शासन का संचालन हो तथा उस शासन को क्रियान्वित करने वाले वे लोग स्थानीय लोग होते हैं, ऐसी बॉडी को कॉरपोरेट बॉडी कहा जाता है। इसके बाद में हम ग्राम सभा की बात करते हैं। तो ग्राम सभा का जो गठन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, गांव के 10% लोग क्या करते हैं, किसके, 18 वर्ष से ऊपर वाली आयु वाले व्यक्ति, यानी कि जिनका निर्वाचन सूची में नाम है, उसके 10% लोग या 50 लोग वो कहाँ जाएंगे, सरपंच के पास जाएंगे। सरपंच के पास जाकर वो उससे निवेदन करेंगे कि सरपंच साहब, हम एक ग्राम सभा का गठन करना चाहते हैं या ग्राम सभा रखना चाहते हैं, उसमें कुछ हमारी समस्याएं हैं उनको हल करना चाहते हैं। तो सरपंच साहब उसका क्या देंगे, अनुमोदन देंगे। और अनुमोदन देने के बाद में जो ग्राम सचिव है, यानी कि जो पंचायत का जो सचिव होता है, वो उसकी व्यवस्था करेगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, सरपंच को ये बात 5 दिन पूर्व बतानी पड़ेगी, तभी सरपंच ऐसा करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन यदि सरपंच इस मीटिंग में या इस ग्राम सभा में अगर हिस्सा नहीं ले पाता है, मान लो किसी तरह की उसके आपातकालीन परिस्थितियों में या समस्याएं आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएगा। ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि सरपंच आए तभी ग्राम सभा का हम गठन, ग्राम सभा का प्रारंभ करेंगे। ग्राम सभा बिना सरपंच के भी की जा सकती है और जो मूल जो मेन जो उद्देश्य है उनको प्राप्त किया जा सकता है, या समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, या प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। तो पूरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आर्टिकल 243 परिभाषाओं से संबंधित है, आर्टिकल 243 के या फिर एक ग्राम सभा से संबंधित है। ग्राम सभा के बारे में इसमें सब कुछ बताया गया है। ये कॉर्पोरेट निकाय है और ये राज व्यवस्था यानी पंचायत राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है। कम से कम इसकी वर्ष में 2 बार मीटिंगें होनी चाहिए, बैठकें होनी चाहिए। उनकी ये कुछ डेटें हैं, लेकिन ग्राम पंचायत चाहे तो वो अपने हिसाब से डेटों का निर्धारण कर सकती है। इसके बाद 10% लोग या 50% लोग 10% लोग या 50 लोग सरपंच के पास जाएंगे अनुमोदन लेकर ग्राम सभा के लिए, और सचिव उसकी व्यवस्था करेगा। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज एक है। क्या चीज है? यदि कोई भी विधेयक या कोई प्रस्ताव पास हो जाता है, उस प्रस्ताव को ग्राम सभा के अलावा उसको कोई नहीं बदल सकता है। यदि कोई ग्राम सभा ने कोई फैसला ले लिया है तो उस फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता है। ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज है। इसके बाद में जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है 243 है। देखिए दोनों में किसी तरह की कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। दोनों में किसी भी तरह की ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप याद रख सकते हैं। पहला है परिभाषा और दूसरे की हम बात करते हैं तो दूसरे में क्या है, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में 243 के या ए यानी ग्राम सभा का उसमें प्रावधान किया गया है। ख की बात करते हैं, इसके बाद जो आर्टिकल आता है 243 ख या बी। ठीक है, बी से मतलब होता है, अभी हम बात कर लेते हैं क्या है इसमें, पंचायतों का गठन। क्या है? पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन
के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। 243 ख या बी। अब देखिए दोस्तों, बी से क्या निकल रहा है? बनाना, या फिर हम बिल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्ट माने भी निर्माण करना या बनाना। तो क्या बना रहे हैं यहाँ पे? पंचायतों को बना रहे हैं, यानी पंचायतों का गठन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो बी फॉर पंचायतों का बनाना या पंचायतों का गठन। तो बी में इस चीज का उल्लेख है। अब सब बात करते हैं कि क्या है, क्या बनाएंगे अब इसमें। तो पंचायतों के गठन के बाद जब आती है तो इसमें दो चीजें उल्लेखित है। पहली जो उल्लेखित है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार जो पंचायत होगी वो क्या होगी? त्रिस्तरीय होगी। क्या होगी? त्रिस्तरीय या तीन स्तरीय कह सकते हैं हम, त्रिस्तरीय व्यवस्था। अब तीन स्तरीय व्यवस्थाओं में जो पहली व्यवस्था होगी, जिला लेवल पे जो व्यवस्था होगी वो क्या होगी? जिला परिषद। किसका गठन किया जाएगा? जिला परिषद। इसका जो प्रमुख होता है वो जिला प्रमुख होता है, और अगर उसको इस्तीफा देना होता है जिला प्रमुख को, तो वो किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। दूसरी जो बॉडी है, दूसरी बॉडी है पंचायत समिति। पंचायत समिति, इसको संविधान में मध्यवर्ती स्तर कहा गया है। क्या कहा गया है? मध्यवर्ती स्तर। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधान के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अलग अलग राज्य में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन राजस्थान में इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको प्रधान के नाम से जाना जाता है। और प्रधान जब इस्तीफा देता है तो वो किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। लेकिन जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो इस्तीफा किसको देते हैं? प्रधान को देते हैं। इसके बाद जो तीसरी बात है वो, तीसरा क्या होता है? ग्राम पंचायत। तीसरा ग्राम पंचायत। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन, क्या कहलाता है? सरपंच होता है। और सरपंच इस्तीफा किसको देता है? वो बीडीओ को देता है। बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। किसको इस्तीफा देता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को ये इस्तीफा देता है। तो इस तरह से जिला परिषद, पंचायत समिति या मध्यवर्ती स्तर और ग्राम पंचायत, ठीक है, ये तीन स्तरों में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। देखिए, अगर इसकी हम बात करते हैं तो संविधान में इस आर्टिकल में 243 ख या बी में ये साफ साफ उल्लेख है, यदि किसी जिले की जनसंख्या अगर 20 लाख से अधिक होती है, क्या 20 लाख से अधिक, ये वर्ड है संविधान में, ध्यान रखना इसका, 20 लाख से अधिक होती है, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया? कम। अधिक, अधिक के आगे अन उपसर्ग लग गया, यानी कि इसका उल्टा अर्थ हो गया, नेगेटिव अर्थ हो गया, और इसका अर्थ क्या हो गया? कम। यानी कि 20 लाख से यदि कम जनसंख्या है तो ऐसी स्थिति में पंचायत समिति या मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं किया जाएगा। और ऐसे जिले में सिर्फ गठन किसका किया जाएगा? सिर्फ जिला परिषद और पंचायत समिति का गठन, जिला परिषद और ग्राम पंचायत का ही गठन किया जाएगा। तो आपको याद हो ही गया होगा। आर्टिकल 243 में परिभाषा है, 243 क में क्या है? ग्राम सभा है, 243 ख में पंचायतों का गठन है। तो देख लीजिए दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद जो आर्टिकल है 243 सी, 243 सी,
आर्टिकल है 243 ग या फिर सी। इसमें है पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना इस आर्टिकल में उल्लेख है। आर्टिकल 243 ग या सी, पंचायतों की संरचना का इसमें उल्लेख है। देखिए पंचायतों की संरचना कैसे होगी, इस बारे में इसमें उल्लेख है। पहली बात तो पंचायतों की संरचना किसके अनुसार होगी? विधानमंडल के अनुसार होगी। किसके अनुसार? विधानमंडल के अनुसार। विधानमंडल कौन है अपने यहाँ पे? विधानमंडल में दोनों चीजें आ जाती है, विधानसभा और विधान परिषद। अब अपने यहाँ राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, तो विधानमंडल अर्थ में उसका प्रयोग किया जाएगा। तो विधानमंडल के द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार किस तरह से होगा इसका निर्माण? पंचायतों की जो संरचना है वो किस तरह से होगा? विधानमंडल के द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार, यानी कि जैसा विधानमंडल निर्धारण करेगा, विधानमंडल ने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो फिर वो वैसे ही होगा। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है पंचायत राज, वो किस सूची का विषय है? पंचायत राज का विषय है। तो विधानमंडल के द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार होगा। तो इसमें जो विधि क्या निर्धारित की है? पहली विधि जो निर्धारित की है, इसने कहा है कि जो ग्राम पंचायत है, क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन तथा अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। याद करो दोस्तों, अभी थोड़े दिनों पहले ही आपने पंचायत राज का क्या दिया था? पंचायतों में वोटिंग की थी, आपने वोट दिया होगा आप सभी ने। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सीधा टॉपिक है ये। और याद कीजिए, इन चीज़ों को थोड़ा विजुअलाइजेशन कीजिए। आप सोचिए कि हाँ मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं पंचायत में वोट दिया है मैंने। जब तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन तथा अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना गया, यानी कि हम सीधे वोट देंगे और वोट देने के बाद वो डायरेक्ट वो प्रतिनिधि जीत जाएगा, यानी कि हमारे वोटों से ही उसकी जीत का निर्धारण होगा। तो मित्रों आपको पता है कि हम जब वोट देते हैं तो हमारे वोट से ही कौन बनता है? सरपंच बनता है, मेंबर बनता है। याद है कुछ? तो सरपंच और मेंबर बनते हैं, तो यानी कि वो किस आधार पर बनते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर बनते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही इनको चुना जाएगा। तो विधानमंडल ने इस विधि के तहत, यानी कि विधि के तहत ये कहा है कि पंचायत यानी कि ग्राम पंचायतों का जो गठन होगी, संरचना होगी, वो प्रत्यक्ष आधार पे होगी। दूसरी जो बात कही है कि जो मध्यवर्ती तथा ध्यान रहे दोस्तों, हम 73वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, न कि आज की। ठीक है, तो कुछ जहां चेंजिंग हुई है मैं बता दूंगा। मध्यवर्ती तथा जिला परिषदों का गठन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगा या अप्रत्यक्ष होगा। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा अभी जैसे ही परिसीमन हुआ है, तो परिसीमन में जिस तरह से हाई कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस बहाल कर दिया था।
तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि सभी चुनाव साथ साथ करवाना संभव नहीं हो पाया। केंद्र राज्य सरकार काफ़ी डाइवर्ट हो गई थी, तो उसके बाद कोरोना लग गए। अभी भी कई पंचायतें हैं जहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं। तो मित्रों, इससे पहले तो काफ़ी बात चल रही थी, तो उससे पहले जो आज हम प्रत्येक चुनाव प्रणाली देखते हैं, यानी कि हम पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं जिनको सीआर बोलते हैं हम, यानी कि सर्कल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और डीआर यानी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इनको अभी हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। लेकिन इससे पहले जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, तो उस समय सीआर और डीआरओ को कौन चुनते थे? सरपंच ही चुनते थे, यानी कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते थे वो उनको अपनी वोटिंग के माध्यम से चुनते थे। लेकिन उसके बाद में उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, और परिवर्तन करने के बाद में इसको वापस प्रत्यक्ष रूप से कर दिए गए। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के तहत यही चीज है, ऊपर साफ साफ मैंने लिख दिया है कि विधानमंडल चाहे तो इन चीजों में परिवर्तन कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ग्राम सभा और मध्यवर्ती और जिला परिषदों, यानी ग्राम सभा का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और मध्यवर्ती और जिला परिषदों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन वर्तमान में मध्यवर्ती और जिला परिषदों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होने लगा है। लेकिन फिर भी उनके जो अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों, जिला परिषदों का के अध्यक्षों का निर्वाचन सदस्यों के द्वारा होगा। निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी कि जो अध्यक्ष हैं, हम अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, जो आज भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। लेकिन पहले दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाने लगा। लेकिन ये चीज साफ साफ इसमें कही गई है, इस चीज को फॉलो किया है किसने? विधान परिषदों ने, कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, चाहे सरपंच हो, अध्यक्ष हो, सबका। और मध्यवर्ती व जिला परिषदों के अध्यक्षों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है पंचायत राज्यों की संरचना। अब इसको याद कैसे रखोगे? सी से क्या होता है? क्रिएट। क्रिएट का अर्थ होता है संरचना, यानी कि सी फॉर क्रिएट, और क्रिएट से क्या होता है? संरचना। यानी कि 243 गए या सी में ये साफ साफ उल्लेख है कि पंचायतों की संरचना के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। 243 में सिर्फ परिवार सभा की बात की गई है, 243 क में ग्राम सभा की बात की गई है, 243 ख में ख यानी बी से ब्योल्ट, याद रखिए ब्योल्ट यानी कि पंचायतों का गठन की बात की गई है। 243 सी में यानी कि पंचायतों के संरचना, यानी कि सी से क्रिएट की बात की गई है। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अगला जो आर्टिकल है वो है 243 डी। अब 243 डी में क्या है, देखिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। 243 डी, या हम कह सकते हैं घर। 243 डी, डी का मतलब होता है, डी से इसमें किसका है? पंचायतों में आरक्षण। किसकी चर्चा की गई है इसमें? पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है। पंचायतों में आरक्षण की इसमें बात की गई है। अब पंचायतों में आरक्षण, अब इसको याद कैसे रखेंगे, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? देखिए, तो मित्रों इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो पहला जो बिंदु है, फर्स्ट में पहले में दिया है एससी, यानी कि शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में एससी में जो एससी जो जनजाति है उसको 1/3 आरक्षण दिया गया है, यानी कि किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर टोटल सीटों में 1/3 आरक्षण किसको दिया गया है? एससी को दिया गया है। दूसरी हम बात करते हैं एसटी, तो एसटी को भी क्या दिया गया है? 1/3 क्या दिया गया है? आरक्षण
दिया गया है, वो भी किसके आधार पर, दोनों को किसके आधार पर दिया गया है, पॉपुलेशन के आधार पर। ध्यान रखिए, दोनों को पॉपुलेशन के आधार पर दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। तीसरी जो बिंदु की बात करते हैं तो महिलाओं को भी क्या दिया गया है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया, प्रदान किया गया। महिलाओं को भी क्या किया गया था, 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया है, वर्तमान में विधानमंडल ने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50% कर दिया है, अर्थात 1/2 1/2 इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 3 बातें की गई है। एससी 1/3 सदस्य, एससी को 1/3 आरक्षण दिया गया है, एसटी को 1/3 आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ऐसी स्थिति में उनको 1/3 आरक्षण दिया गया था, लेकिन 1/3 आरक्षण दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इस आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50% आरक्षण कर दिया गया। इसके बाद में नंबर 4 की हम बात करते हैं, तो नंबर 4 में ये लिखा हुआ है कि पंचायतों में, पंचायतों के अध्यक्षों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होगी, आरक्षण की व्यवस्था होगी। देखिए दोस्तों, आप देखते होंगे कि कभी एसटी की सीट आती है, कभी ओबीसी की सीट आती है, कभी जनरल की सीट आती है, कभी जनरल महिला की आती है, कभी ओबीसी महिला की आती है, कभी एससी की आती है। तो इस तरह से घूमते हुए एक सर्कल में हमेशा क्या आती रहती है, बार बार चेंज होती रहती है। और ये किस कारण से होता है, यह आर्टिकल घ की वजह से होता है, क्योंकि इसमें किसका प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान है। तो सभी को सभी की जो स्थानीय स्वशासन है उसमें भागीदारी बढ़े, इसलिए इस आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो एससी के 1/3 सदस्यों को दिया गया, एसटी के 1/3 सदस्यों को दिया गया। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण है ये, और ये जनसंख्या कब की होगी, जो हो चुकी है, यानी कि जिसकी जनगणना हो चुकी है। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो अभी कौन सी जनसंख्या लागू होगी, वो जनसंख्या 2011 की जनसंख्या लागू होगी। महिलाओं को 50% आरक्षण वर्तमान में दिया गया है, और पंचायतों के अध्यक्षों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें 5वां क्लॉज इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 334, आर्टिकल 334 जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी के आरक्षणों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इन सभी के आरक्षणों से संबंधित है। अगर ये आर्टिकल 334 क्या नहीं रहता है, अस्तित्व में नहीं रहता है, तो बिंदु खंड 1, खंड 2 और खंड 4 पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि खंड 1 और खंड 4 पर 334 अगर अस्तित्व में नहीं होता है तो इन पे, यानी कि इस पर और इस पर आरक्षण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि ये आरक्षण क्या रहेगा, चालू रहेगा, निरंतर रहेगा। इससे आर्टिकल 334 का कोई संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप कि पंचायतों के एससी, एसटी और अध्यक्षों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण में आर्टिकल 234 से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर 234 हट जाता है तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का जो आरक्षण है वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। तो आर्टिकल 243 घ डी, अब इसको याद कैसे करेंगे भाई, दिमाग खराब। तो आर्टिकल 243 घ डी को हम कैसे याद करेंगे, तो डी में क्या है, डी से क्या बनता है, डेस्परेट। क्या बनता है, डेस्परेट। डेस्परेट से मतलब तनाव,
और जो व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, क्या तनाव से दुखी होता है, ऐसे लोगों को ही तो किसकी आवश्यकता है, आरक्षण की आवश्यकता है। तो इसलिए पंचायतों में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो 243 डी में की गई है, और डी से क्या होता है, डेस्परेट होता है। ठीक है, इसीलिए हमने ये ट्रिक के माध्यम से पंचायतों में आरक्षण को इस तरह से याद रखा है। तो ये 5 इसमें बिंदु है, इनको विशेष तौर से ध्यान में रखना। आगे का जो आर्टिकल है वो 243 ई। 243 ई या फिर गैन या 243 ई, इसमें क्या है, इसमें किसका उल्लेख है, पंचायतों की पंचायतों का कार्यकाल या फिर अवधि, इसकी बात इसमें की गई है। पंचायतों का कार्यकाल या अवधि की इसमें बात की गई है। अब साहब अवधि की हम बात करते हैं तो अवधि कितने हैं इसकी, 5 वर्ष। कितने वर्ष का निर्धारण इसमें किया गया है कि किसी भी पंचायत, ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, उन सभी का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, वो 5 वर्ष होगा। कितना होगा, 5 वर्ष होगा। अब साहब समस्या ये आती है कि 5 वर्ष होगा, मान लीजिए 3 साल बाद सरपंच को हटा दिया साहब, अब बचे 2 साल, क्या वापस दोबारा से 5 साल के लिए चुनाव होंगे? तो दोस्तों नहीं। इसमें क्या होगा कि विघटन होने के बाद, पंचायतों का विघटन के पश्चात पंचायत के विघटन होने पर शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे। ठीक है, पंचायतों के विघटन होने पर शेष कार्यकाल के लिए, किसके लिए, शेष कार्यकाल के लिए ही क्या होंगे, चुनाव होंगे। शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे। ठीक है, यानी कि आगामी जो सरपंच बनेगा, 3 साल कोई राज कर लिया और अविश्वास प्रस्ताव लागू के उसको कैसे भी हटा दिया। आप सभी जानते हो गांव में क्या होता है। तो शेष कार्यकाल के लिए अगला जो सरपंच बनेगा वो सिर्फ 2 साल के लिए ही सरपंच बनेगा। दूसरी इसमें जो कंडीशन आती है, दूसरा जो टर्म्स आती है, कंडीशन आती है, स्थिति आती है, वो स्थिति ये है कि यदि मान लीजिए अंतिम 6 महीने में पंचायत का विघटन होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाएगा, क्या चुनाव होंगे? नहीं। तो अंतिम 6 माह में चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, अंतिम 6 माह में चुनावों का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, 243 बे या ई में पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई है। 5 वर्ष के बाद कार्यकाल होगा इसमें। पंचायतों के विघटन होने पर शेष कार्यकाल के लिए ही नवीन चुनाव होंगे। अंतिम 6 माह में चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसको हम याद कैसे करें साहब? अब हम बात ऐसे इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि ई फॉर ई, और अगर ईयर की बात करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इस तरह का कुछ होता है, तो दोनों में सेम होता है। इसीलिए ई फॉर ईयर, कितने ईयर, 5 ईयर, 5 साल की बात की है इसने। कितने ईयर, 5 ईयर। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, और कार्यकाल कितने साल का है, 5 साल का है। तो दोनों तरीकों से ही आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ। पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई है 243 ई में, तो मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। 243 में परिभाषा, 243 ए में किसके, ग्राम सभा, 243 बी में पीस फॉर ब्यूट यानी पंचायतों का गठन,
सी में क्रिएट यानी पंचायतों की संरचना, डी में पंचायतों के आरक्षण या डेस्परेट से यानी कि जो तनावग्रस्त होगा उसके लिए क्या चाहिए, आरक्षण चाहिए। और 243 ई में किसका उल्लेख है, 243 ई में किसका उल्लेख है, पंचायतों की अवधि या कार्यकाल की बात की गई है। अगला जो हमारा आर्टिकल है 243 जे या एफ, जे या एफ, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। और एफ से मतलब देखिए इसमें क्या है 243 जे या एफ, और एफ में क्या है, पंचायतों के सदस्यों की निर्योग्यता, निर्योग्यताएं, सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों की निर्योग्यताएं यानी कि डिसएबिलिटीज। ओके, पंचायतों के सदस्यों की निर्योग्यताएं, ठीक है। मेंबर ऑफ पंचायत ऑफ डिसएबिलिटीज। तो इस तरह से हम इसको पंचायतों के सदस्यों की निर्योग्यताएं, क्या क्या निर्योग्यताएं होगी, देखिए पहली बार पंचायतों का चुनाव लड़ने के उस लिए उसको न्यूनतम जो उसकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु इसकी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिए पहली कंडीशन, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी निर्योग्यताएं हैं, जैसे मान लो अभी बीच में हुआ था कि साहब चुनाव लड़ने के लिए आपके घर में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। ये भी बड़ी अनोखी बात है, सही भी है, अच्छा भी है। मोदी जी ने पहल की थी स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत घरों घरों में शौचालय बनाए गए थे, लेकिन कोई शायद मेरे हिसाब से गाँवों में ये सफल नहीं हो पाया है। कई जगह मैंने देखा है कि लोग जो शौचालय हैं उनमें जो कंडे होते हैं ना, थापड़ियाँ, जिनको थापड़ियाँ बोलते हैं, कंडे, वो उसमें भरने में उसका यूज़ किया जा रहा है। कहीं पे उसमें बकरियाँ बांधी जा रही है। तो मतलब उनका जो वास्तव में जो यूज़ है वो उनका यूज़ नहीं हो रहा है। और वास्तविकता है ये, ODF हो गए हैं, बहुत सारे गाँवों में ODF हो गए हैं कि हाँ साहब हमारे 100% शौचालयों का निर्माण किया गया है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कुछ और ही है। तो इस तरह की चीज़ें थी कि आपके घर में शौचालय होना चाहिए, तो तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं बाध्य किया जाता था कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का एक मुहिम थी, एक तरीका था, पहल थी। दूसरी बात, कई बार अभी 2015 के जो निर्वाचन आयोग के जो चुनाव हुए थे, यानी पंचायतों के जो चुनाव हुए थे निर्वाचन आयोग ने जो करवाए थे, उसमें शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। यानी कि सरपंचों के चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 8 वर्ष होनी चाहिए, वो सॉरी 8वीं पास होना चाहिए। ST SC के लिए 5वीं पास था, लेकिन उसमें काफ़ी धांधली हुई। यानी कि आउट ऑफ राजस्थान से, यूपी से, बिहार से फर्जी डिग्रियां ले लेकर आ गए। तो बीजेपी ने अच्छी पहल की थी, लेकिन वो एक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। प्रशासन की ये कहीं ना कहीं खामियां है। लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आई तो सीधी सी बात है, ये तो अपोजिशन गवर्नमेंट है, तो जो बीजेपी करेगी वो कांग्रेस कैसे कर सकती है। तो कांग्रेस ने सबसे पहले इसको बदल दिया, साफ शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो वास्तव में जो अनुभवी व्यक्ति है उनको सरपंचाई करने का या जन भागीदारी में अनुभवी आदमियों की कमी रहती है, और जो अनुभवी व्यक्ति है वो पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से वो स्थानीय जन भागीदारी में भाग नहीं ले पाते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया साहब। तो इस बार 2020 में ऐसी कोई टर्म्स कंडीशन नहीं थी कि आप पढ़े लिखे हो, तो इस बार काफ़ी अंगूठा टेक सरपंच आए हैं।
तो ये चीजें हैं इसमें आर्टिकल 243 चे या एफ में, यानी कि निर्योग्यताएं। ठीक है, ये निर्योग्यताएं हैं। और हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? एफ से क्या होता है? फेलियर। और फेलियर क्या होता है? असफल। और जो असफल हो जाता है वो योग्य कैसे हो सकता है? जो असफल है वो योग्य को कैसे हो सकता है? इसलिए उसको क्या कर दिया गया है? उसको अयोग्य कर दिया गया है। इसीलिए हम याद कर सकते हैं 243 चे या एफ में क्या है? पंचायत राज से संबंधित या पंचायतों के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित उल्लेख इसमें किया गया है। अगला जो आर्टिकल है 243 6 और एफ के बाद में जी। एफ के बाद में क्या है? जी है, यानी कि पंचायतों की शक्तियां पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का इसमें उल्लेख किया गया है। उत्तरदायित्व का इसमें उल्लेख किया गया है। तो पंचायतों की जो शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं पंचायतों की? प्राधिकार कौन कौन से, यानी कि कितने वो ऑथराइज है, ऑथोरिटी है उनके पास, कितनी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सब के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, पंचायत इनका उपयोग कर सकेगी लेकिन कायदे में रहकर, नियमों में रहकर। और वो नियमों का निर्धारण कौन करेगा? विधानसभा करेगी। यानी कि विधानसभा के द्वारा सृजित या बनाए हुए नियमों के आधार पर पंचायत अपनी शक्तियों का, प्राधिकारों का तथा उत्तरदायित्व का क्या कर सकेगी? वो निर्वहन कर सकेगी। देखिए दोस्तों, इन सब का जो उल्लेख किया गया है, यानी कि जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का उल्लेख किया गया है हमारी अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 में इसका उल्लेख किया गया है और इसमें टोटल विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। यानी कि सरपंचों के क्या शक्तियां होंगी, क्या उत्तरदायित्व होंगे कि वो गाँव को स्वच्छ रखेंगे, गाँवों में भूमि से यानी कि लैंड सेटलमेंट से संबंधित काम करेंगे, कृषि पे विशेष ध्यान देंगे, किसानों के लिए कुछ अच्छी स्कीम्स लाएंगे, रोजगार सृजित करेंगे, और जो बांध है, नदियां हैं, पानी है, यानी सिंचाई से संबंधित चीज़ें हैं उनका प्रबंधन करेंगे। उन सभी से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। यानी कि 73वें संविधान संशोधन के तहत ही अनुसूची 11 को इसमें स्थान दिया गया था। मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। और उसके बाद 9वीं अनुसूची, फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 1993 में जोड़ी गई थी। 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो प्रथम संविधान संशोधन था। 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं जोड़ी गई थी और 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं जोड़ी गई थी। और जो 12वीं अनुसूची थी वो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो 243(6) या जी, और जी से मतलब होता है, इसको याद हम कैसे रखेंगे? गोली। देखिए दोस्तों, गोली का मतलब ये हुआ कि गोली बुलेट भी हो सकती है, बंदूक की गोली भी हो सकती है, और गोली खाने वाली गोली भी हो सकती है। दोनों ही क्या करती है? दोनों ही खतरनाक है। गोली हम खाते हैं तो एनर्जी आती है, यानी कि शक्ति का संचार होता है। तो ऐसी स्थिति में शक्ति का संचार होता है तो क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। गोली की बात करते हैं तो बंदूक जिसके पास है, जिसके पास गोली है, वो क्या होता है? पावर में होता है। तो
पंचायतों की शक्तियां, यानी कि जैसे ही पावर आएगा तो उसके पास पावर में होता है, तो पावर से हम इस शक्ति को याद कर सकते हैं, यानी कि उसके पास प्राधिकार भी होते हैं, उत्तरदायित्व भी होते हैं। तो गोली से हम पंचायतों की शक्तियां, गोली से शक्ति प्राप्त होती है और उन शक्तियों से पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का उल्लेख इसमें किया गया है। तो हम दोस्तों वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहला है 243 परिभाषा का उल्लेख किया गया है। 243 क में ग्राम सभा की बात की गई है। ग्राम सभा का गठन किस तरह से होगा। 243 ख यानी कि ख से बी से बिल्ड, और बिल्ड का मतलब पंचायतों का गठन की बात की गई है। 243 सी यानी कि संरचना, और 243 संरचना से मतलब क्रिएट, यानी कि पंचायतों की संरचना से संबंधित बात की गई है। 243 डी आरक्षण से संबंधित, यानी कि डेस्परेट यानी कि जो तनावग्रस्त होता है उनको क्या चाहिए, आरक्षण चाहिए। और 243 ई पंचायतों की अवधि से संबंधित है। ई नंबर 5 पे आता है। या ईयर और ईयर दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही है, इसलिए हम ई से ईयर की भी बात कर सकते हैं, और ई 5 नंबर पे आता है, इस वजह से 5 साल का क्या होता है, कार्यकाल होता है। तो ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। ई के बाद एफ की बात आती है। 243 च या एफ से मतलब फेलियर, यानी कि पंचायतों के सदस्यों की निर्योग्यता की बात इसमें की गई है। इसके बाद 243 6 या जी, 6 या जी की बात आती है। तो जी में जो उल्लेख है वो उल्लेख किसका है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का उल्लेख है कि पंचायतों की क्या शक्तियां होंगी, क्या उनके उत्तरदायित्व होंगे, क्या प्राधिकार होंगे, उन सभी का उल्लेख इसमें किया गया है। और उसका उल्लेख इसमें किया गया है, लेकिन वो उसका वास्तविक उल्लेख इन शक्तियों का प्रयोग किसके आधार पर करेगी, वो अनुसूची 11 के आधार पर, अनुसूची 11 के आधार पर वह करेगी। देखिए दोस्तों, ये शक्ति क्यों दी गई, ये शक्ति क्यों दी गई, क्योंकि स्थानीय सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए 243 जी को जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था, पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है, या नौकरशाही को कम करने के लिए, क्योंकि नौकरशाही का काफी हद तक से बढ़ गया था, इस वजह से इसको कम करने के लिए भी आर्टिकल 243 जी को जोड़ा गया था। और 243 जी का उपयोग किसके आधार पर होगा, अनुसूची 11 के अनुसार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट जो आर्टिकल बचे हैं उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। तो दोस्तों यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में, या फिर हमें ट्वीट कर सकते हैं। हमारी ट्वीट आईडी है @thinkSmartStudy, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे भी आके, टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम आईडी है, तो वो भी थिंक स्मार्ट स्टडी के नाम से ही है। वहाँ से भी आप इन वीडियोस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो हम उसके माध्यम से आपको अवेलेबल करवा देंगे।